हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच्छा द गोल एकेडमी। आज से हम लोग यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के लिए नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों का मैथ्स के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अब जैसा आपको पता है कि ये ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो ये 20 जून को होना था, बट अब वो अभी नहीं हो रहा, उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। अब वो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 मंथ बाद ही होना है। अब हम लोग नया बैच स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आज से कर भी रहे हैं, जिससे कि बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाए थे या क्या कहते हैं किसी वजह से, अब फिर वो लेना चाहते हैं तो वो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोगों का एक बैच स्टार्ट हुआ था जो कि चल रहा है, और उसका मोस्ट प्रोबेबली उसका जो है 70 से 80% सिलेबस कवर हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग नया बैच के लिए नए टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। और ये आपका टॉपिक हमने आपको शुरुआती लेक्चर्स में ही बता रखा है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे, इवन इसी एग्ज़ाम की नहीं किसी भी एग्ज़ाम को, आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपकी जो नोट्स होनी है वो 2 से 3 पेज की, मतलब पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए, और उसमें से पूरा आपका फार्मूलाज वगैरह ये होगा। बाद में आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम आज इसकी बेसिक्स थ्योरी और फार्मूलाज वगैरह देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल भी है। एक्चुअली प्रॉब्लम्स जैसे कि आपने पहले कर रखी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में या किरचॉफ्स लॉ के अंतर्गत, वहाँ पे और यहाँ पे आपको जो करंट की वैल्यूज़ है वो थोड़ा सा फ़र्क है। कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आपका कब हम आरएमएस वैल्यू लेंगे, कब हम मीन वैल्यू लेंगे, कब हम पीक वैल्यू लेंगे, यहाँ पे आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो जैसा कि आपको नाम से पता है, यहाँ चल रहा अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग का मतलब है तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ जान लेते हैं वो क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ की हम बात करें, अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ आर वोल्टेज, ठीक है। अल्टरनेटिंग यहाँ पे वोल्टेज करें, ईएमएफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का एक वे है। तो अब हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ वो है करंट है जो कि वेरी करे किसके साथ, टाइम के साथ, और साथ ही साथ उसका क्या वेरी करना चाहिए, फेज वेरी करना चाहिए। और इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो ग्राफिकल भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली अगर हम यूँ कहें कि अल्टरनेटिंग इज ए करंट whose magnitude is varying from 0 to a maximum value of current in a given time period or in a given time interval, जो भी आपका होगा। और and this magnitude is also depends on phase and it is represented by the expression I naught sin omega t। और ये जरूरी नहीं आप इसी sin ओमेगा टी से लिखिए, आप इसको एज अ कॉस रिप्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जो आप ये वाला लेकर के चले, चाहे आप ये लेकर चले, दोनों में जो रिजल्ट आने हैं आगे वो चल करके आपको सेम मिलेगा। और इसी तरीके से हम ये यहाँ पे देखें ग्राफ इसका, तो इसका किस तरीके से आएगा। ये साइन फंक्शन है, आपको पता है साइन फंक्शन है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम ये एक्स एक्सिस पे अगर हमने टी ले रखा है तो ये इस तरीके से इसका ये ग्राफ। और ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यूज है करंट की, ये आपकी वैल्यू क्या कहलाएगी, पीक वैल्यू, जो कि होती है आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया अब यहाँ पे। और ये अब यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल का जो टाइम होता है यही आपका क्या है, टाइम पीरियड है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने वेव मोशन में पढ़ ली है। बाकी जो नए बैच से में उन्होंने एडमिशन लिया है वहाँ पे हमने आपको बता रखा है वेव मोशन में किस तरीके से फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ये सब चीज़ें डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बात हो गई करंट की। और इसी तरीके से हम ईएमएफ को भी अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये भी आपका टाइम के साथ वेरी करता है। और यहाँ पे ये किस पे और एक किस बात पर डिपेंड करता है, फेज पे भी डिपेंड करेगा। फेज हम देखेंगे किस तरीके से, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ पे अगर इंडक्टर भी है, रजिस्टर भी है, तब उसके फेज पे किस तरीके से आपका करंट डिपेंड करेगा और वोल्टेज डिपेंड करेगा फेज पे।
तो वहाँ पे हम आप ये फेज की बात समझ पाएंगे। और ये है इसके लिए इस cos ओमेगा टी और ये sin ओमेगा, दो में से आप चाहे जो लिखिए, दोनों सही है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखिए तो ये E है और वाई एक्सिस पे ये T है, तो ये आपका U वेरी कर रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या है, E नॉट। ये पीक वैल्यू आपका क्या है इस केस में, वोल्टेज के केस में पीक वैल्यू ऑफ किसका, वोल्टेज का है। ठीक है, ये बात हो गई इनके रिप्रेजेंटेशन की। और ये अल्टरनेटिंग करंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो किस तरीके से उसका वोल्टेज है, किस तरीके से ये फेज पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में क्या एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड की। तो सबसे पहले जिस तरीके से अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये जस्ट वन साइकिल है। ठीक है, वन साइकिल यहाँ से यहाँ तक, और ये जो टाइम लग रहा है यही इसका टाइम पीरियड है। जो आपने पहले भी ये पढ़ रखी है, हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है, टाइम पीरियड इज जस्ट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन कंप्लीट साइकिल। और जो आपका हाँ एक बात और, जो आपने ये एक्सप्रेशन में देखा I नॉट साइन ओमेगा टी, हम यही केस लेकर के चल रहे हैं साइन ओमेगा टी वाला, जहाँ पे I नॉट आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, करंट का। ठीक है, और जहाँ पे ओमेगा आपका है, ओमेगा क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका जो यूनिट है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, और उसके डायमेंशन इसीलिए पूछते हैं जहाँ पे ज़्यादा इंपल्स हो गया। ये छोटे छोटे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसमें कि कंफ्यूजन होता है, इस वजह से इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो सपोज अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में, और क्वेश्चन में वो आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी, और आप या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आप फ्रीक्वेंसी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाती है। तो बात करते हैं इसकी, तो इसकी जो डायमेंशन है, सॉरी जो यूनिट है वो क्या है, आपका रेडियन है। हाँ, और यहाँ पे रेडियन इसके केस में, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, और फ्रीक्वेंसी के केस में ये रेडियन तो आपका एंगल का हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी का जो है वो हर्ट्ज होता है। और इस केस में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इस केस में इसका जो डायमेंशन है वो भी तो एफ है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे तो ये डब्ल्यू होगा, और जो डब्ल्यू इसका एक्सप्रेशन होगा वो कितना होगा, 2πf। और जहाँ पे एफ क्या है आपका 1/t, इसे आप ऐसे ले सकते हैं t। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो तीन बात आप यहाँ से सीख आपको पता चला कि ये एम्पलीट्यूड I नॉट, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा, और ये क्या है कैपिटल T, ये आपका एम्पलीट्यूड, सॉरी ये टाइम पीरियड किसके लिए, ये वन कंप्लीट, इसके वन कंप्लीट साइकिल के लिए इतना टाइम। और अब खास बात आती है, जो हमारे घरों में सप्लाईज आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो कितना है, 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज हो गया, इसका मतलब ये है कि पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि आपका 50 साइकिल कंप्लीट हो रही है 1 सेकेंड में। और 50 साइकिल आपकी यही इसी तरीके की साइकिल अगर आपकी 50 टाइम्स आ रही है, तो इट मीन्स एक साइकिल में दो बार, तो इसका मतलब 50 में कितना, 100 बार। तो 100 टाइम्स आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन यहाँ पे होगा तो आपका पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहाँ पे है तो ऑन होगा। इसी तरीके से ये होता है कि आपका जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 100 टाइम्स ऑन और ऑफ होता है। अब जो कि आपका विजिबिलिटी, आइज की विजिबिलिटी भी के कारण आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हाँ बल्ब ऑन ऑफ हो भी रहा है कि नहीं, बट होता है। ये आपकी इंडिया में अपनी जो डोमेस्टिक सप्लाईज है वो 50 हर्ट्ज होती है, बाकी यूएसए वगैरह में वहाँ पे 30 हर्ट्ज है। और इसका रीज़न क्या है, आगे आप जानेंगे क्या फ़र्क होगा अगर हम इस फ्रिक्वेंसीज को वेरी कराएंगे। तब जब आगे आप चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको इसका फ़र्क चलेगा, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका एडवांटेज है। 30 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तब, और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तब। अब हमें अपनी कंट्री में ये 50 हर्ट्ज चलता है, बाकी यूएसए वगैरह में आपका 30 हर्ट्ज की सप्लाईज होती है, डोमेस्टिक सप्लाईज। और बाकी फैक्ट्रीज वगैरह में वो डिपेंड करता है अपनी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ पे जो सर्किट का अरेंजमेंट के हिसाब से वहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी और जो भी फ्रिक्वेंसीज है वो वेरी करती है। और अब आगे हम लोग बात करते हैं आपका मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, वो कैसे डिफाइन करेंगे।
मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल की, एक कंप्लीट साइकिल में आपको क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव हाफ मिल रहा है, ये निगेटिव हाफ है। तो अगर हम इस इंटरवल में कहें तो आपका जो मीन होगा इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, ये 0 है अगर हम पॉइंट ए कह दें और ये आपका आई है, इस इंटरवल में आपका जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू का जस्ट क्या है फॉर्मूला, किसी भी क्वांटिटी का अगर मीन जस्ट ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये समेशन क्या है, आई इक्वल्स टू ये किसी क्वांटिटी का आई कहते हैं, ये कितना है आपको एन कहते हैं और ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये जस्ट यही मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम इस चीज़ को किससे रिप्लेस कर देंगे, विद इंटीग्रेशन। आपको पता है जो समेशन होता है वो क्या है, ये क्या है, जस्ट आपका इंटीग्रेशन है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या कहते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम जस्ट ये एक चीज़ ये ऑब्वियस है, और वो क्या, वो ये कि आपका एक कंप्लीट साइकिल में एक बार आपके करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में है। तो इस कंप्लीट साइकिल में जो आपका एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 0 है। आई एवरेज और आई मीन वैल्यू इन अ कंप्लीट साइकिल इज 0। किस टाइम में, इनकम्प्लीट साइकिल, आप या यूँ कहिए कि 0 to t ऐसे कहिए। इस इंटरवल में आपका आई मीन की जो वैल्यूज होगी वो 0 होगी। और इसको हम अगर पाई में भी रिप्रेजेंट करें तो आपको पता है, हमने आपको बताया कि जो आपका ओमेगा है वो 2 पाई बाई टी है, तो टी इक्वल टू कितना हुआ, 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप यहाँ पे इसको टी की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा भी कर सकते हैं, और ये साइन फंक्शन है तो आपको पता है यहाँ पे इसका क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, ये पाई है और ये क्या है 2 पाई है। तो ये कहें कि 0 से 2 पाई के बीच में आपका क्या है, ये जो आई मीन की वैल्यूज है वो 0, ठीक है, ये मीन वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल में बात करें तो हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो हाफ साइकिल में, अब हाफ साइकिल का ये पोर्शन रहा, सिर्फ हम बात करें हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल में जस्ट आपका ये पोर्शन हुआ और आपका जो इसका टाइम हुआ वो 0 to t/2 हुआ। ऑब्वियस है, ये t/2 होगा, ये t/2 होगा, टोटल t है। तो अब हमें इसकी मीन वैल्यूज निकालनी है, तो इसकी मीन वैल्यू कैसे डिफाइन होगी वो आप देखिए। तो जो आई मीन वैल्यूज है वो कैसे डिफाइन, जस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी आपको आई मीन का जो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, वही वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। और क्या है यहाँ पे 1/t/2, और ये कहाँ से 0 से t/2 तक, और ये आई डी की, ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको आई मीन की वैल्यू मिल जाएगी। और ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, जस्ट आपका साइन, ये 2/t हो गया और ये 0 to t I0 साइन ओमेगा टी डी टी। और आप इसको वही टी वाला जो है, टी की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, सिंस भी है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई, तो टी की जगह आप क्या ले सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, बट अब यहाँ पे एक बार कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, 2 हुआ, 2t/2 की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, और ये 0 to कितना है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, और ये I0 है, I0, और ये साइन ओमेगा टी डी टी, वही आपका माइनस आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा बाई पाई, और ये I0 रहेगा ही, और यहाँ पे -1 बाई ओमेगा, और ये cos ओमेगा टी, इसमें क्या कुछ है नहीं सॉल्व, कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ से अंदर जाएगा। तो ये 2 पाई आएगा, एक तो का 0 जो कि आपका 1 होगा, a माइनस यहाँ पे माइनस होगा, तो ये -1 रहेगा, और ये फर्स्ट जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2 पाई जो कि आपका -1, तो ये -1 और यहाँ पे -1 अगेन, तो -2, और ये प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, तो आपका जो मीन वैल्यूज आएगा वो आ जाएगा आई मीन इक्वल्स टू 2 पाई बाय पाई I0, ये आपकी मीन वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, जस्ट आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। अब इसका डेरिवेशन ना भी याद कर, डेरिवेशन में कोई खास है नहीं,
कैसे डिफाइन करते हैं ये जस्ट अगर आप चीज़ें समझेंगे तो आप जानते रहेंगे कैसे है और कितना है ये आई मीन। ये 2 पाई बाई एक्चुअली आपको इसका न्यूमेरिकल डिजिट भी याद रखना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में जो टाइम है बहुत ही कम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, उस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी याद रखना मस्ट है, क्योंकि तभी आपकी स्पीड आएगी। अदरवाइज ये मीन की कितना है, ये कितना आएगा आपका 0.637 आता है आई नॉट। इन अदर टर्म्स हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं आई मीन आर एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल is a 63% of 63.7% of maximum value of current, ऐसे भी डिफाइन करते हैं इन हाफ साइकिल। ये कब की बात है, इन 0 to t/2 की बात है, ठीक है। कंप्लीट साइकिल में तो ऑब्वियस था कि वो आपका 0 हो गया था आई मीन की वैल्यू। अब हम बात करें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की, तो वो कैसे डिफाइन होती है उसको देखिए। अब यहाँ से आरएमएस वैल्यू की इंटरेस्टिंग आप यहाँ पे बात स्टार्ट आगे चल रही है, क्योंकि अब तक आप जो भी फॉर्म करते थे वहाँ पे आपका जो अमीटर या वोल्ट मेजर करता था वो आपका आई होता था, देन आप वहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपका जो अमीटर है या भी जो भी वोल्ट मीटर है वो आपको पी की वैल्यू नहीं, आपको आई आर एम एस वैल्यू देता है, और वो क्यों देता है वो आप अभी यहाँ पे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आर एम एस वैल्यू बताते हैं, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट। हम अच्छा हाँ, तो ये जो मीन वैल्यू ऑफ करंट बताया, इसी तरीके से आपका मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी होगा, सेम टेक्निक के थ्रू आप वहाँ पे निकालेंगे। वी मीन इक्वल्स टू 2 पाई वी नॉट आपका आ जाएगा मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए भी। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की बात करें, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC। अब यहाँ से इसके नाम से भी क्लियर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एंड इट इज डिफाइंड बाय द अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है। अब पहले हम आई स्क्वायर देख लेते हैं क्या है, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है। अब एवरेज ऑफ आई स्क्वायर हम देखें तो ये क्या है, जस्ट वही जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, ये आई स्क्वायर ये डी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ चल करके ये वैल्यूज मिल जाएगी आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ओके। ये आएगा, इसमें कुछ है नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर जो चाहें। इसमें टी है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कास्ट वाले से फॉर्मूले से कास्ट 2 थीटा से इसको आप चेंज कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस कास्ट 2 ओमेगा टी, देन लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे इसको कैपिटल टी को आप ओमेगा के टर्म में चेंज करके तब करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा। और ये हो गया किसकी वैल्यू जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अब आप यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा आई नॉट बाई 2। तो ये आपकी क्या आ गई आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और यह यूँ कहें आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 0.707 times of I naught or 70.7% of I naught. That means IRMS is the 70.7% of maximum value of current, which is I naught. तो ये इस तरीके से आपका RMS वैल्यू डिफाइन हुआ। यही चीज उसके लिए भी होगी, वोल्टेज के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी यही चीज होगी, यही एक्सप्रेशन आएगा, यही मेथड भी है उसका भी कैलकुलेट करने का। और वहाँ पे आपको जो मिलेगा वो यूँ कहिए वी आर एम एस या ई आर एम एस, जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन की बुक आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें ये चीज़ लिखी होगी आई ई नॉट बाई रूट 2 या फिर आपका वी नॉट, कोई भी रिप्रेजेंटेशन का जो भी तरीका होगा आपकी बुक में। तो ये है इस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी और अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी आरएमएस की वैल्यूज इस तरीके से आपकी डिफाइन होती है। अब हम बात कर रहे थे कि आपका जो अमीटर है या वोल्ट मीटर है जो आपको मेजर करता है वो क्या मेजर करता है, आपका आरएमएस वैल्यू ही देता है, वो आपका आई नॉट वैल्यूज मेजर नहीं कर पाता। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए कि उसकी आई नॉट वैल्यूज वो मेजर कर पाए, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है, अभी हमने आपको बताया हमारे जो डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए है वो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मीन्स मतलब 100 उसकी 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव हाफ साइकिल्स।
तो अब उसमें क्या है, पीक वैल्यूज मतलब 2 बार आ रही हैं, अब 100 टाइम्स में 200 टाइम्स उसकी पीक वैल्यू चेंज हो रही है। इतना सेंसिटिव कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा जो अभी आपको पी नॉट वैल्यूज आपका मेजर करता है। और एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी ये एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वो अगर आपको वो नहीं कह रहे हैं वहाँ पे, तो आपका पीक वैल्यू अगर वो नहीं कह रहे हैं और अल्टरनेटिंग करंट की बात का अल्टरनेटिंग की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इट मीन्स आपका वो हाई आरएमएस वैल्यू ही दिया रहेगा। ठीक है क्वेश्चन, ये अंडरस्टूड है। पहली चीज़ हो गई। और आपकी दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू होगी, यहाँ पे करंट के लिए है। तो अब हम आगे जो करेंगे इसमें फेजर और फेजर डायग्राम के बारे में, जो कि आपको ये बताएगा कि किस तरीके से फेज आपका डिपेंड करता है। एक्चुअली होता क्या है, अभी तक आपने जो नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा, वहाँ पे करंट और वोल्टेज तो सिर्फ क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी भी, तो उसमें तो सेम फेज में रहा करते थे। बट यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आपका जो करंट है और ईएमएफ है, ये दोनों एक फेज में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करेगा कि आपकी सर्किट कैसी है। इट मीन्स आपका सर्किट एलिमेंट कौन सा है, इंडक्टर है, आर प्योरली इंडक्टिव है, आर प्योरली कैपेसिटिव है, और आपका प्योरली आपका जो है कि रजिस्टिव सर्किट है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो आइए आगे हम लोग करते हैं कि आपका फेजर और फेजर डायग्राम ये क्या है, एंड देन आगे बात करेंगे किस तरीके से आपका कब करंट आपकी लीड करेगी करंट वोल्टेज को, कब आपका लैग करेगा करंट वोल्टेज। तो इसके पहले एक जो तरीका है जनरल में इसको समझने का, वो फेजर डायग्राम है, जिसकी हेल्प से हम ये इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो सबसे पहले फेजर्स एंड फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, और ये जिस फेजर डायग्राम आपका जस्ट क्या होता है, ये ग्राफ है, अ डायग्राम बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ व्हेन बोथ आर इन सेम फ्रीक्वेंसी एंड द एंगल बिटवीन देम। अब ये सपोज ये आपका क्या कहते हैं कि वोल्टेज है या करंट यहाँ पे कहें, और ये क्या है वोल्टेज है अल्टरनेटिंग, और इनके बीच का जो डायग्राम है, वो जो इनके बीच जो फेज एंगल होगा फाई, यहाँ जनरली हम फेज के लिए फाई ही डिनोट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट चैप्टर में। तो ये फाई, तो ये आपका जो डायग्राम होगा वो आपका फेजर डायग्राम होता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, और उसमें किस तरीके से आपका करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले और जो सिंपल सर्किट्स है उसको देख लेते हैं, और वो सबका आपका पहला जो है रजिस्टिव सर्किट्स, एंड देन इंडक्टिव सर्किट्स, कैपेसिटिव सर्किट्स, ये आपका 3 यू कहिए कि फंडामेंटल्स है। इसके बाद से आपके चैप्टर के लिए देन आपका एलआर सर्किट इन सीरीज, आरसी सर्किट इन सीरीज, देन आपको एलसीआर सर्किट इन सीरीज करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, तो सबसे पहला क्या है, सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। इस केस में ये सपोज आपका ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है, इसके क्रॉस ये रजिस्टर के क्रॉस कनेक्टेड है। तो इस केस में हमें करंट और ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस इनके एक्सप्रेशंस देखने हैं क्या आते हैं। तो हमने जो सप्लाई दी है उसका ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, E = E नॉट साइन ओमेगा टी, और आपको पता है बाय ओम्स लॉ I E = E I × R। तो यहाँ से I क्या हो गया E/R, और E क्या है आपका E0 साइन ओमेगा टी बाई आर, और यहाँ पे E0/R आपको क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I0 साइन ओमेगा टी। अब आप ये कैसे जानेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू ही है? मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए आपको ये ओमेगा टी की किस वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी का मान जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम होगी, वो आपको साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। दैट मीन्स E0/R आप आई की मैक्सिमम वैल्यू है, दैट मीन्स ये आपका E0 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया I = E0 साइन ओमेगा टी
ये आपका करंट के लिए आ गया और ये वोल्टेज के लिए ऑलरेडी था। तो इट मीन्स आपका जो वोल्टेज है और करंट है ये सेम फेज में है। हम आपको एक्चुअली आप ये तो पहले हाई स्कूल 11th वाले 11th 12th की बुक में पढ़ रखा है आपने कि फेज डिफरेंस किस तरीके से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये अगर कुछ एडिशनल टर्म आता है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव है डजेंट मैटर, अगर एडिशनल कुछ टर्म कुछ आता है तब हम कहेंगे कि ये इन दोनों के बीच फेज है। अदरवाइज अगर इनके बीच एडिशनल टर्म कुछ नहीं आता तो हम ये कहेंगे बोथ आर इन सेम फेज। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप सीखे रहेंगे तो आपको एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको ध्यान नहीं आता एग्जाम में कि इन केस इन इंडक्टर सर्किट whether current lags behind the EMF or the EMF lags behind the current, अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो ये आपकी चीज़ें माइंड एग्जाम में ये भूलती नहीं है। तब वहाँ पे आपको अगर भूल भी गया है तब आप जस्ट सोच के अब उससे कर पाएंगे। तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए किस तरीके से बनना है। तो इसका जो डायग्राम है, हम ये बात करें इसके करंट और EMF के लिए, ये EMF और करंट दोनों के लिए ये वाई एक्सिस पे आपका है और आपका ये इस तरीके से हम कह लें कि ये क्या है आपका EMF की मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट। अब इस केस में क्या है, करंट भी उसी फेज में है तो आपका करंट भी ये होगा, डॉटेड लाइन आपका क्या है करंट भी ये है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू जिस जहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे EMF की मैक्सिमम वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है करंट की है, ये वहाँ पे EMF की भी है। तो इस तरीके से ये डायग्राम से आपका क्लियर है कि आपका बोथ आर इन सेम फेज। और साथ ही साथ इसका जो फेज डायग्राम है वो सिंपल सा ये है आपका, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि V और ये जो आपका ये चीज़ आ रही है वो E के लिए है और यहाँ पे करंट के लिए है, वो सारी सेम, इनके बीच का फेज डिफरेंस 0। अब हम बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ये तो सिंपलेस्ट केस था जिसमें कि आपने देखा कि बोथ आर इन सेम फेज। और आगे हम जब इंडक्टर का केस डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से उनके बीच फेज डिफरेंस आ रहा है और उसको आपको अच्छे से समझना भी है, ठीक है। देन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। यहाँ पे हमने AC सप्लाई दिया किसको, यहाँ पे आपका सर्किट में क्या कनेक्टेड है ओनली इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L है। तो जो EMF का एक्सप्रेशन है वो ये है, हम लोग इसको लेते आ रहे हैं। और अब किरचॉफ लॉ से आपको पता है यहाँ पे अगर हम लगाएं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा LdI/dt इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपका जो L आएगा LdI/dt इक्वल्स टू E R यहाँ पे हम यूँ कह लें इसे I इक्वल्स टू E/L इंटीग्रेशन dt। सिंपल सी चीज़ है, di/dt है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपका जो L है वो इंडिपेंडेंट ऑफ T है, तो इस वजह से आपका इसको अंदर लिखें या बाहर लिखें, हमने यहाँ पे अंदर लिख दिया तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। और E, तो E का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, इसे हम 1/L बाहर ले लें तो ये क्या है E क्या है आपका E नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो अब जस्ट इसका एक्सप्रेशन आपको पता है, ये कितना हो जाएगा -1/ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो हम ये सीधा लिखते हैं -ओमेगा टाइम्स ऑफ L और क्या E नॉट यहाँ पे cos साइन का इंटीग्रेशन cos ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। क्या आया है आपका एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आया है निकल करके करंट के लिए, वो क्या आया है -E नॉट ओमेगा L cos ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें फेज डिफरेंस बताना है इनके बीच इनके, तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप इसको भी इसके टर्म में ही लिखिए। तो अब हम इसको इसके टर्म में लिखना चाहें तो इसे कैसे लिख पाएंगे, हम माइनस साइन यहाँ पे इसको अंदर ले जा रहे हैं और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 माइनस थीटा कितना होता है आपका cos थीटा होता है
बट अगर माइनस यहाँ पे कॉमा ले लेंगे तो वो साइन माइनस थीटा आपका माइनस थीटा होता है। आपको ये चीज़ पता है ना, साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। अंदर ही हम जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये आपका यही निकल के आ जाएगा, जो कि ये इक्वेशन सेम है। अब हमने इसको लिखने का पर्पज ये है कि हम यहाँ पे बता पाएँ कि इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, और 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस आ रहा है π/2 का करंट का। और हाँ, अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, ये आपका क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, जहाँ पे I0 आपका क्या है E0 डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। और ये आपका एक न्यू टर्म है जिसको हम क्या लिखेंगे एक्सेल। ये आपका एक्सेल क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये आपका एक्सेल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये चीज आपको जानना है। क्योंकि E0 I से क्या होता है वोल्टेज, ओम्स लॉ से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये जो नीचे का जो भी पार्ट रहेगा वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो अब ये जब अगर ऊपर का वोल्टेज है तो ये रेजिस्टेंस रहा है, तो अब ये क्या है एक्सेल, इसे डिनोट करेंगे एक्सेल, और वो क्या होगा ओमेगा एल होगा। हम इसका एक छोटा सा ग्राफ एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका फेज डिफरेंस हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। देन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली वो करेंगे। देन इनका सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो अब हम इनका ग्राफ अगर देखें तो ये हमारे पास दो है, E0 sin ओमेगा टी, दूसरा क्या है I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ है ये आया किस केस में, ये आपका आ गया वोल्टेज, ठीक है। अब हम ये आपका आ गया वोल्टेज केस में। अब आपको पता है इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है π/2। अब यहाँ पे π/2 से लैग कर रही है करंट आपकी, और यूं कह सकते हैं ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को बाय π/2। इट मींस जब उसका मैक्सिमम रहेगा तब उसका मिनिमम रहेगा। आपको एक ग्राफ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका आएगा। अब हाँ, कुछ ही तरीके से ये आपका हो गया E0 और ये हो जाएगा आपका I0। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि जब इसका 0 है तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जब यहाँ पे इसका मैक्सिमम है E का तब यहाँ पे मिनिमम है, जब इसका मिनिमम है तब ये मैक्सिमम है। यहाँ से इसके बीच का कितने का फेज डिफरेंस है π/2 का है, क्योंकि आपको ये पता है ये वैल्यूज इन π/2 होती है। और ये क्या है आपका पाई है, और ये क्या है π/2 पाई है। तो इस तरीके से ये इनका हो गया डायग्राम। और इसकी फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम में आपको यहाँ से ये आपका जिस सिंपल सा क्या है, इस केस में E है तो E0 कह दे, ये आपका E0 हो जाएगा मैक्सिमम, या यहाँ पे E कह दे, ये आपका है E0 है और वेक्टर। अब यहाँ पे जो इसका करंट है वो इस तरीके से रहेगा, इनके बीच का एंगल कितने से लैग कर रही है करंट आपकी 90 डिग्री से। ये आपका जो डायग्राम है माइंड में आपके होना चाहिए, देन आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे और आगे आपको ध्यान रखना सिंपल होगा। तो ये आपका जो है फाई आ जाएगा। तो ये आपका जो डायग्राम होगा ये आपका क्या कहलाएगा फेजर डायग्राम होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडक्टिव सर्किट में जो आपकी करंट है वो लैग करती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय एंगल ऑफ π/2। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे देखेंगे कि सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सर्किट एलिमेंट्स। और बाकी अब जो भी कैंडिडेट इस चैनल पे नए हैं और वो इंटरेस्टेड है एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर